हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1760 से 1950 तक उसके फोर्थ यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का प्रसार और सुदृढ़ीकरण। इससे पहले मैं 3 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। अगर आपको इन क्वेश्चन की और पीडीएफ चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट है हमारा, ये इस टाइप का यूनिट है। हमें बताना है कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसने किस तरह से अपना विस्तार किया था, किस तरह से उसने अपनी सत्ता को मजबूत किया था। जो अंग्रेज थे जो हमारे देश में आ गए थे, उन्होंने किस तरह से अपनी एक सत्ता बनाई थी। वो पहले कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ आने के बाद एक राजनीति स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे राजनीतिक सत्ता बनानी शुरू कर दी थी। वो राजनीतिक सत्ता की तरफ किस तरह से बढ़े थे, उन्होंने उसका विस्तार किस तरह से किया था, सुदृढ़ीकरण किस तरह से किया था। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूत करना। तो उन्होंने उसको किस तरह से मजबूत किया था, अपनी जो राजनीति थी उसको कैसे मजबूत किया था, इस सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हमें निम्नलिखित कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इन पर डिस्कस करना है, इन टॉपिक पर टिप्पणी लिखनी है। आपके जो एग्जाम है इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो टिप्पणी लिखने के लिए आएंगे। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग हो गए, विलियम जॉन्स, उपयोगितावाद, साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण, संस्थानीकरण। तो इन्हीं टॉपिक पर टिप्पणी लिखने के लिए, आपके नोट्स लिखने के लिए आएंगे आपके एग्जाम में। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, विलियम जॉन्स हैं, इनके बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, इनसे हमें क्या पता चलता है, या फिर ये इस टॉपिक से या फिर इस यूनिट से किस तरह से रिलेटेड है। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और विलियम जोन्स हैं, इन्होंने बताया, ये बड़े बड़े विद्वान थे इनके, और इन्होंने जो भारत है उसकी हिस्ट्री पढ़ी, और फिर उसके बाद अंग्रेजी जो संस्था थी, कंपनी थी, उसको ये बताने की कोशिश की कि जो उस भारत पर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह का वो दृष्टिकोण अपनाए, किस तरह से वो भारत पर कंट्रोल करें। तो ये सब इन्होंने बताया था उसकी एक तरह से जांच करने के बाद। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे सबके बारे में। तो पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था उसके बारे में देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादी दृष्टिकोण का समर्थक था। प्राच्यवादी मतलब कि पुराने समय के जो दृष्टिकोण होता है, पुराने समय के बारे में बातें करना, तो उनसे रिलेटेड ये एक समर्थक था, उसी को मानता था ये। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत के प्रशासन को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारत तथा उसके अतीत की पूर्ण जानकारी जरूरी है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी को बताया कि अगर तुम्हें भारत को पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो भारत का जो अतीत है, भारत की जो इतिहास है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करो, उसी के बाद तुम भारत पर कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रशासक भारत के अतीत के गौरव की बात करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस कार्य को गंभीरता से लिया। उसका मानना था कि भारत के अगर पूरी जानकारी हमें होगी, भारत के अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में, तो हम भारत को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका मानना था कि इस काम को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे प्रशासकों की जरूरत है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे हुए हों, मतलब कि उनके अंदर स्वार्थ ना हो। अगर हमें भारत को पूरी तरह से जानना है, भारत के अतीत के बारे में जानना है, तो हमें ऐसे प्रशासकों की जरूरत है जिनमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अतः उसने ऐसे संगठनों की स्थापना करने की कोशिश की जो भारत के स्वर्णिम इतिहास से संबंधित ज्ञान की खोज करें। तो विलियम हेस्टिंग्स जो था, उसने ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश की, उसने संगठन बनाए ताकि वो भारत के इतिहास को जान सके और फिर उन लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराए जिन्हें इस देश का प्रशासन चलाना है। तो उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अच्छे से भारत पर कंट्रोल कर सके और हमेशा हमेशा तक भारत को अपने अंडर करके भारत पर अपना प्रशासन जमाए रखें, अपना प्रशासन चला सकें। तो ये काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, और इसीलिए किया था ताकि वो कंट्रोल करें भारत को। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अंग्रेज न्यायविद विलियम जॉन्स ने नए सिरे से भारत को जानने का काम शुरू किया ताकि अंग्रेजों को भारत की तस्वीर से परिचित कराया जा सके। तो विलियम जॉन्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ें। हेस्टिंग्स भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तरीके लागू नहीं करना चाहता था। हेस्टिंग्स जो था वो अक्लमंद आदमी था, और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो भारत में अंग्रेजी तौर तरीके, अंग्रेजी कानून को लागू करेगा तो यहाँ की जो जनता है वो भड़क जाएगी
और वहाँ का कानून यहाँ की जनता को समझ में नहीं आएगा, और इसलिए वो चाहता था कि जो यहाँ के भारतीय हैं उन्हीं के तौर तरीकों से उन पर शासन करना चाहिए। हमें दूसरे अपने तरीकों से, अंग्रेजी तरीकों से नहीं करना चाहिए उन पर शासन, बल्कि उन्हीं के तरीकों से, जैसे भारतीय हैं वे चाहता था कि भारतीयों पर उन्हीं के तरीके से शासन किया जाए। उसने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन के तीव्र विकास के कारण कुछ पूर्वाग्रह सामने आए हैं। वे इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहता था। साथ ही वे भारतीय संस्थाओं के साथ ब्रिटिश शासन का तादात्म्य स्थापित करना चाहता था। तादात्म्य का मतलब होता है मेलजोल। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं तीव्र विकास कर रहे थे, वो तीव्र विकास का मतलब कि भारत के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, उन पर अत्याचार करना और फिर अपना शासन स्थापित करना। और जो थे वो स्वार्थपूर्ण थे, स्वार्थ से वो अपना शासन करते थे, बहुत ज्यादा गलत काम करते थे वो। तो वो इस तीव्र विकास के जो था वो खिलाफ था, और वो चाहता था कि भारतीय संस्थाएं जो हैं वो ब्रिटिश शासन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें, उनका मेलजोल बने, और जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब तादात्म्य बनाए रखें। इसके लिए भारत के आचार और रीति रिवाजों की गहराई से छानबीन तथा भारतीय साहित्य और कानून के व्यापक विश्लेषण की जरूरत थी। तो वो यही चाहता था कि भारत के साथ अच्छा मतलब अच्छा एक रिश्ता बनाया जाए, और भारत, और उसने इसलिए भी ऐसा कहा था ताकि भारत के जो पुराने आचार विचार हैं, रीति रिवाज हैं, उन सब के बारे में बात की जाए, और जो भारत का साहित्य है वो सब अंग्रेजों को पता हो। जब उनको ये सब पता होगा तभी वो भारतीय लोगों के साथ घुल मिलकर रह सकेंगे। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हेस्टिंग्स के एक सहकर्मी हेडलेड ने धार्मिक और रीति रिवाज संबंधी कानूनों की सूची तैयार की, जिसे जैंटुला के नाम से जाना गया। तो भारत के जो रीति रिवाज थे, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसका एक साथ में काम करने वाला एक कोई होगा सहकर्मी हेडलेट, उन दोनों ने मिलकर धार्मिक और रीति रिवाज संबंधी एक कानून तैयार किया भारत का, जिसको जैंटुला का नाम दिया गया। इसी सूची को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य देश की जनता से मेल मिलाप या प्राप्त उपलब्धि को स्थिरता प्रदान करने वाली प्रक्रिया को समझना था। तो ये जो इन्होंने एक सूची तैयार की थी, एक कानून की तरह इन्होंने बनाया था, इसका मकसद, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जो भारत की जनता है उसके साथ अंग्रेजों का मेलजोल हो सके, तादात्म्य बन सके और स्थिरता प्रदान की जा सके। भारत में जो है अंग्रेजों का स्थिर शासन हो। वो नहीं चाहता था कि भारत के लोगों पर अंग्रेजी रीति रिवाजों को थोपा जाए, और जो है क्योंकि उसे पता था अगर ऐसा किया जाएगा तो भारत के लोग जो है वो आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे इसका, और वो जो है अंग्रेज जो है विरोध की वजह से भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमेशा के उनकी जो नीति थी भारत पर हमेशा शासन करने की थी, स्थिर शासन बनाए रखने की थी। तो वो इसलिए ही ये सब चाहता था। हाँ, इनका ये मानना था कि इससे भारत में वाणिज्य तथा राज्य की स्थापना के अवसरों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से भारत में ज्यादा उनका जो शासन होगा वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स वाला कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो थे वो भारत में उन्होंने किस तरह का दृष्टिकोण दिया था उसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड है विलियम जोन्स। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी विद्वानों में विलियम जोन्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अंग्रेजी विद्वान थे विलियम जोन्स, वे संस्कृत के विद्वान थे। तो ये जो थे उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, संस्कृत के विद्वान थे, और अंग्रेजी विद्वानों में विलियम जोन्स का नाम जो है बहुत ज्यादा फेमस है। विलियम जोन्स ने भारत को नए सिरे से जानने का काम शुरू किया। इन्होंने भी वही किया जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था, भारत को जाना जाए पहले, फिर उस पर राज किया जाए, ताकि अंग्रेजों को भारत की तस्वीर से परिचित कराया जा सके। ये सब काम ये यही कर रहे थे ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए भारत पर राज कर सके। भारत आने पर उसने अनुभव किया कि भारत को जानने के लिए उसका वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। मतलब कि उसको साइंटिफिकली जानना चाहिए, हमें उसकी साइंटिफिकली एजुकेट होना चाहिए, हमें उससे रिलेटेड, भारत से रिलेटेड। तथा ये काम किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। इस काम में विद्वान तथा मेहनती लोगों की सहायता की जरूरत है। अब इतने बड़े भारत को जानना है तो कोई एक व्यक्ति तो ये काम कर नहीं सकता, जैसे कि विलियम जॉन्स या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दो व्यक्ति मिलकर तो पूरे भारत को नहीं जान सकते थे, पूरे भारत के इतिहास को जानना था। तो इसलिए उसके लिए काफी सारे विद्वानों की, मेहनती लोगों की, जो कि इस काम को अच्छे से ईमानदारी से कर सके, उनकी जरूरत थी। अतः विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की, और इसलिए बनाई थी ताकि भारत के इतिहास को जाना जा सके, भारत के बारे में उनको पूरी जानकारी हो।
इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य एशिया में रहकर तथा एशिया से बाहर रहकर दोनों प्रकार से महादेश की छिपी वास्तविकता को उजागर करना था। तो इसका उद्देश्य यही था कि चाहे अगर वो एशिया में हो या फिर वो एशिया से बाहर हो, वो भारत के जो महाद्वीप है, महादेश है, यानी कि भारत या फिर एशिया के जो कंट्रीज हैं, जिन जिन कंट्रीज पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, अपना उपनिवेश बना रखा है, उनके बारे में उन्होंने जानकारी लेना शुरू कर दी थी। ठीक है, इस तरह से उनकी जानकारी लेंगे, उनकी जो वास्तविकता है उससे परिचित होना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जिन जिन एशिया के देशों पर कंट्रोल कर रखा था उन्होंने, उन सभी के लिए बनाई थी उन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी। इस सोसाइटी ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषाई तथा राजनीतिक पक्षों की गहराई से अध्ययन किया। तो उनको इस सोसाइटी के माध्यम से भारत के हर एक पक्ष का पता चला, जैसे कि भाषाई, धार्मिक, राजनीतिक, यहाँ पे किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, किस किस तरह के धर्म को फॉलो किया जाता है, राजनीति यहाँ पर किस तरह की है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, समाज में लोगों की सोच किस प्रकार है, समाज किस तरह का है। तो इन सब की जो है इस सोसाइटी ने जांच की। इस सोसाइटी ने फारसी तथा संस्कृत के ग्रंथों, पुराणों तथा कालिदास की रचनाओं की अनुवादित भी किया। तो ये सारे जो ग्रंथ थे, भारत के संस्कृत ग्रंथ हो गए, इन सबका इस सोसाइटी ने अनुवाद भी किया इंग्लिश में, जैसे कि पुराण हो गए, कालिदास की रचनाएं हो गई, इन सब के बारे में भी उन्होंने जाना। इसके सदस्यों ने भारतीय समाज और धर्म पर शोध किया तथा उनके आलेख लिखे। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत तथा उसकी संस्कृति से संपूर्ण यूरोप परिचित हो गया तथा भारत की एक नई छवि दुनिया के सामने उजागर हुई। तो उन्होंने ये जो काम किया ना एशियाटिक सोसाइटी ने, इसके माध्यम से भारत के बारे में सभी लोगों को, पूरा जो विश्व है उसको पता चल गया कि भारत का किस तरह का इतिहास रहा है, भारत की किस तरह की संस्कृति है। तो ये एक तरह से अच्छा काम भी था। उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए ये काम किया था, लेकिन उनका हमेशा तो भारत पर शासन नहीं चला, लेकिन भारत के बारे में लोगों को पता चला कि भारत की किस तरह की संस्कृति है, उसका इतिहास क्या है और भारत का स्वरूप क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा भी फिनिश तो नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हम 3 टॉपिक जो हमारे बचे हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं इस पार्ट में नहीं करा रही हूँ वो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।